हेलो स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक का यूनिट नंबर 7, द इंटरव्यू। अब इंटरव्यूज अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। आपने टीवी पे अक्सर देखा होगा, एक व्यक्ति होता है जो इंटरव्यू लेता है, एक व्यक्ति देता है। इंटरव्यू देने वाले लोग सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, एक्टर्स, अचीवर्स और पॉलिटिशियंस भी हुआ करते हैं। इंटरव्यूज एक मीडियम है, एक जरिया है ये जानने के लिए कि जो लोग हमारे फेवरेट हैं उनकी जीवन शैली कैसी है, वो असल जिंदगी में कैसे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस यूनिट की थीम। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है और आज हम इसी लेक्चर के दौरान दोनों पार्ट्स इंटरव्यू के कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका स्क्रीन। इंटरव्यू पार्ट 1 रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ध्यान से सुनिएगा। Christopher Sylvester was a student of history at Peterhouse, Cambridge. He was a reporter for Private Eye. ये जाना माना एक मैगजीन है जहां पे इन्होंने 10 साल के लिए काम किया and has written features for Vanity Fair. Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day. अब बेटा ऐसा माना जाता है कि इंटरव्यूज की शुरुआत 1859 से हुई, क्योंकि शायद उसके पहले कभी अखबार ही नहीं थे। So when newspapers were not there, interviews couldn't be published. But finally, when newspapers were there, interviews got published. So 1859 से 130 साल के जीवन काल में क्या-क्या बदला इंटरव्यूज के अंदर, आइए जानते हैं। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. आपने अक्सर टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या तो इंटरव्यूज पढ़े हैं या तो देखे हैं। और कई बार कई सेलिब्रिटीज होती हैं जो बार बार इंटरव्यूज के लिए आते हैं। जैसे चुनाव से पहले नेताजी आ जाते हैं। मूवीज रिलीज होने से पहले आपने अक्सर देखा होगा कि एक्टर्स इंटरव्यूज देते हैं। अब ये इंटरव्यूज हर बार प्लेजेंट नहीं होते। कई बार बेटा इंटरव्यूज बुरे भी हो जाते हैं। सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनके जवाब देना कठिन हो जाता है और सेलिब्रिटीज मिड शो से चले भी जाते हैं। ऐसा कई बार कई सेलिब्रिटीज के साथ हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था करण थापर ने। वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे 4 मिनट के इंटरव्यू में मोदी जी उठ के चल दिए। इसमें इंटरव्यू देने वाले की कोई गलती नहीं है। देखिए बेटा, हर इंसान का एक पर्सनल जीवन है। एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, ये भी इंसान है और जब इनके जीवन के बहुत प्राइवेट इश्यूज के बारे में क्वेश्चन कर लिया जाए तो कंट्रोवर्सीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आई थी, आलिया भट्ट की पहली मूवी, तो करण जौहर ने कॉफी विद करण नाम का शो ऑर्गेनाइज करते हैं वो, उसमें उनसे सवाल पूछा था, मैरी, फ्रेंड्स, किल, और 3 एक्टर्स के ऑप्शन दे दिए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सुशांत सिंह राजपूत। ना हम सब जानते हैं वो 2 एक्टर्स, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो तो को स्टार्स थे। तो सिद्धार्थ का नाम उन्होंने चुना मैरी के लिए, वरुण का चुना फ्रेंड के लिए और किल बोल दिया सुशांत के लिए। अनफॉर्चुनेटली सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई। उसके बाद आलिया भट्ट की भयंकर ट्रोलिंग और बैशिंग की गई थी दैट शी वांटेड सुशांत टू डाई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था बेटा। कोई भी ऐसा क्यों चाहेगा कि कोई मर जाए? लेकिन जब आपसे सवाल ही ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करोगे? मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता ना। तो इस तरह से इंटरव्यूज कई बार कठिन हो जाते हैं। आगे सुनते हैं। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice and art. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. Just as in primitive cultures, it is believed that if one takes a portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. अब जैसे मैंने कहा, सेलिब्रिटीज के लिए ये एक दखल अंदाजी है उनके जीवन में। एक सेलिब्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए बेटा, कभी आपका मूड अच्छा है, कभी बुरा है, आप कभी लड़ झगड़ के कहीं से निकल रहे हो और रिपोर्टर आपके पास माइक रख के पूछने लगता है आपको कैसा फील हो रहा है। अब झगड़ा करके किसी को क्या फील होता होगा?
ये तो बहुत बकवास किस्म का सवाल है, लेकिन पूछे जाते हैं। और सेलिब्रिटीज कई बार आपने देखा भी होगा कि अपना आपा खो देते हैं। वीएस नायपॉल, भारत की तरफ से नोबेल प्राइज जीतने वाले लेखक, क्या कहते हैं? फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कुछ लोग हैं जिनको इंटरव्यूज ने जख्मी किया है, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। लुइस कैरल, जाने माने लेखक जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड की रचना की, was said to have had just a horror of interview, उनको मतलब खौफ था इंटरव्यू से। he never consented to be interviewed, उन्होंने जीवन भर में कभी इस चीज के लिए परमिशन ही नहीं दी कि उनका कोई इंटरव्यू हो। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. अब ये भी एक कॉमन परेशानी है, जब कोई व्यक्ति इंटरव्यूज नहीं देता है तो उसे ऐसा पब्लिसाइज किया जाता है कि ये व्यक्ति इगोइस्टिक है, ये बहुत घमंडी है, जबकि ये सत्य नहीं है। कोई अगर इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो उससे फोर्स नहीं किया जा सकता। आप सोच के देखिए, लुइस कैरल को इतना डर लगता था कि उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, और लोग जब उनकी बैशिंग करते थे उसका कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन फिर उनकी सक्सेस ने सबका मुंह बंद किया। रुडयार्ड किपलिंग, ये भी जाने माने पोएट थे, एक्सप्रेस एन इवन मोर कंटेम्पररी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू। उनका तो गुस्सा एक अलग लेवल पे था। हिज वाइफ कैरोलीन writes in a diary of 14 October 1892 that the day was wrecked by two reporters from Boston. अमेरिका के बॉस्टन शहर से दो रिपोर्टर्स उनके पास आए थे और उनका पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime. It is just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. It is cowardly and mean unpleasant. No respectable man would ask it, much less give it." Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. I think he got a taste of his own medicine. रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी कहती है कैरोलीन के रुडयार्ड किपलिंग इतना गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने कहा था कि किसी का भी इंटरव्यू लेना या उससे सवाल पूछना एक क्राइम से कम नहीं है। आप अपनी किसी की जिंदगी की पर्सनल चीजों के बारे में कैसे पूछ सकते हो? आप क्यों किसी की जिंदगी की पर्सनल चीजों के बारे में जानना चाहते हो? उनको क्यों दुख पहुंचाना चाहते हो? तो शी वॉज वेरी एजिटेटेड, और ये बताती हैं कि बहुत गुस्सा आया था उनके पति को। ये बात और है कि रुडयार्ड किपलिंग खुद एक समय पे ऐसे इंटरव्यूअर रहे थे। उन्होंने मार्क ट्वेन, जो अमेरिका के इतिहास के सबसे महान लेखकों में से एक है, उनसे ऐसे सवाल पूछे थे जिन पे मार्क ट्वेन गुस्सा हुए थे। एच.जी. वेल्स, फेमस सस्पेंस कहानियों के लेखक, बहुत गजब की सस्पेंस कहानियां लिखी हैं इन्होंने। In an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee. एच.जी. वेल्स ने खुद इंटरव्यूज की बुराई की थी, लेकिन इंटरव्यू देने में कभी मना नहीं की। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज दिए, एंड 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin and Saul Bellow. जोसेफ स्टालिन रशिया के एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, साउल बिलो भी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, तो इनके इंटरव्यूज भी इन्होंने लिए। Who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like the thumbprints on his windpipe. एच.जी. वेल्स का भी कहना था कि इंटरव्यू देते वक्त ऐसी फीलिंग आती है जैसा कोई मेरा गला दबा रहा हो, मुझसे जबरदस्ती कर रहा हो। Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporary, यानी आज के सितारों के प्रति हमारी जानकारी बढ़ती है, are through interviews. Dennis Bryan has written almost everything of most reaches as through one man asking questions to another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. डेनिस ब्रायन का कहना है कि जब कोई इंटरव्यू दे रहा होता है तो इंटरव्यूअर यानी सवाल पूछने वाले के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर होता है, अपार अनंत शक्ति, जिसके चलते वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है जिनका जवाब देना कठिन होगा या शायद कोई अवॉइड भी ना कर पाए। तो ये उनका ओपिनियन है। चलिए बेटा, अब बात बढ़ते हैं इंटरव्यू के दूसरे पार्ट 2। अब ये है सॉरी, इस पार्ट में फेमस ऑथर उम्बर्टो इको ने जब 1980 में एक बुक लिखी, द नेम ऑफ द रोज, और वो बेस्ट सेलर बन गई, तो मुकुंद पद्मनाभन उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अचानक से हमें लगता है कि सक्सेसफुल हो गए, बस
ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल अचानक हुए, उनकी सक्सेस हाईलाइट होती है। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक गेम्स के पहले कोई नहीं जानता था, आज हर कोई उन्हें जानता है। हरनाथ संधू को मिस यूनिवर्स बनने से पहले कोई नहीं जानता था, आज हर कोई उन्हें जानता है, तो उनके इंटरव्यूज भी लेना चाहता है। बस इसी तरह से उम्बेर्तो इको भी सक्सेसफुल हुए और उनके इंटरव्यू लेने पहुंच गए मुकुंद पद्मनाभन। तो ये जो बातचीत है ये उनके बीच हुई बातचीत है, आइए सुनते हैं। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, ये है कोट उम्बेर्तो इको का। The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from the Hindu. हिंदू अखबार देश का जाना माना अखबार है, उसके रिपोर्टर मुकुंद पद्मनाभन। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. प्रोफेसर उम्बेर्तो Eco semiotics के प्रोफेसर थे, that is studying sign languages. अब साइन लैंग्वेजेस आप जानते हैं बेटा, जब टेक्स्ट नहीं थे, स्क्रिप्ट्स नहीं थे इस दुनिया में, जब भाषाएं नहीं थी, तब साइन लैंग्वेजेस में लिखावट होती थी और ये साइन लैंग्वेजेस के ही प्रोफेसर थे, समझे बेटा। Literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction, literary fiction, academic text, essays, children books, newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide-ranging. मतलब हर मुद्दे पे बात लिखी है। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. इनकी बुक जब रिलीज हुई तो अचानक से सुपरहिट हो गई, 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी। आइए जानते हैं इसके बारे में। मुकुंद सवाल करते हैं, The English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. ऑथर के बारे में पूछते हैं कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। उम्बेर्तो कहते हैं, maybe I give the impression of doing many things, but in the end I'm convinced I'm always doing the same thing, which is, मुकुंद पूछते हैं कि वो क्या है सर। उम्बेर्तो कहते हैं कि मैं, आपको लगता होगा कि मैं कई सारे काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मैं सेम चीज कर रहा होता हूं। मुकुंद पूछता है वो कैसे। Now that's more difficult to explain. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical philosophical interest. कहते हैं मैं वही फिलोसफी को फॉलो करता हूं और किसी के लिए भी कहानी लिखूं, मुद्दा और कॉन्सेप्ट वही होता है। जैसे मेरी जो बच्चों के लिए लिखी गई कहानियां, उसमें भी आपको वही इंटरेस्ट, वही चीजें मिलेंगी जो मेरी बाकी चीजों में रहता है। मेरा philosophical interest same है। And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Say you are coming over to my place, you are in an elevator, and while you are coming up, I'm waiting for you. I'm waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I've already written an article. ये बहुत amazing चीज है बेटा। हम सबके जीवन में empty spaces की भरमार है। For example, आप ब्यूटी पार्लर या सलून गए, आपने 4 बजे का समय लिया, आप 4 बजे पहुंचे, लेकिन आपके पहले कोई और क्लाइंट है जिसका काम चल रहा है। अब उस वक्त वो जब क्लाइंट बैठा है, तब तक आपका नंबर तो आने वाला नहीं। So you have to wait for 30-40 minutes till that person's work gets done. हम उस दौरान क्या करते हैं, या तो मैगजीन्स पढ़ते हैं या तो मोबाइल देखते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उस दौरान एक क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास जीवन में अलग अलग जगहों पर कई सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं। अगर उनका सही से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मुकुंद कहते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट सर। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? मुकुंद पूछते हैं कि सर आपका जो वर्क है वो दुनिया से अलग है। आप सब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाते हो, आपका जो लिखने का वो तरीका है वो कहानी की तरह होता है और लोग शायद इस वजह से जल्दी जुड़ पाते हैं। क्या इसके पीछे कोई राज है?
said scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect, and this is why probably I started writing narratives so late, at the age of 50 more or less. कहते हैं कि जब मैंने पहला अपना डिसिजन दिया था, उस वक्त मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि तुम्हारा लेखन जो है वो बहुत अच्छा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कहानी की तरह लिखा है तुमने। और उसी वक्त इनको 22 साल की उम्र में समझ में आ गया कि लिखना कैसे चाहिए, और उन्होंने उसी तरह से काम किया। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do creative writing. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, and so I started. Novels probably satisfied my taste of narration. कहते बस मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं अपने जीवन को इस गिल्ट के साथ नहीं रखना चाहता था कि मैं जो करना चाहता था मैंने नहीं। Talking about novels, sir, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You've written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. बोले सर आपने 5 novels लिखे और कई सारे articles लिखे हैं जो आपकी वर्क फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपकी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया आपको एक ऑथर के तौर पे जानती है। कभी बुरा नहीं लगा आपको इस चीज को लेकर? उम्बेर्तो कहते हैं पहली चीज तो खुद को करेक्ट करो कि मैंने 40 से ऊपर लिखे। Among them a seminal piece of work on semiotics, but ask most people about Umberto Eco and they'll say he is novelist. Does that bother you? क्या आपको बुरा लगता है कि लोग आपको novelist कहते हैं? उम्बेर्तो कहते हैं yes, मुझे बुरा लगता है, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. उम्बेर्तो कहते हैं मैं अपने आप को एक ऐसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूं जो संडेज को पढ़ाता लिखता है। It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with the academic community. मैं आज भी अपने आप को एक प्रोफेसर कहलाना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं ऑथर्स के क्लब नहीं, एकेडमिक्स के कॉन्फ्रेंसेस में जाना पसंद करता हूँ। But okay, if most people have read only the novels, I know that by writing novels, I reach a larger audience. I cannot expect to have a 1 million readers with stuff on semiotics. कहते हैं ये सच है, मतलब semiotics पढ़ के 1 लाख लोगों तक, 10 लाख लोगों तक तो मैं पहुंच नहीं सकता ना। तो ये गेटवे बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है इतने सारे लोगों तक पहुंचने का। इतने सारे लोग मुझे पढ़ते हैं, ये मेरा अचीवमेंट है, वरना इतने सारे लोग मुझे कहां पढ़ते हैं। ये कहते हैं which brings me to my next question, sir. The Name of the Rose is a very serious novel. It is a detective yarn at one level, but it also dwells into metaphysics, theology, medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? मतलब सर आपको अजीब लगा कि आपकी जो नॉवल थी जिसमें आपने थ्रिल भी रखा, सस्पेंस भी रखा, मेडिवल हिस्ट्री भी रखी, थियोलॉजी भी रखी, पर वो सक्सेस हुई? उम्बेर्तो कहते हैं नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, जर्नलिस्ट जरूर पजल्ड, and sometimes publisher, and this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. लोगों में परसेप्शन होता है कि ब्रेनलेस चीजें लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। कई सारे लोगों को सस्पेंस, थ्रिल और सोचने में मजबूर कर दे ऐसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। ये तब की बातें हैं जब इंटरव्यू हुआ था, आज लगभग 7.5 बिलियन है, तब 600 करोड़ या 750 करोड़ लोग हैं। The Name of the Rose sold between 10 and 15 million copies. Name of the Rose की 10 से 15 मिलियन यानी 1 से 1.5 करोड़ कॉपीज बिकी। So in a way I reached only a small audience. But it is exactly these kind of readers who don't want easy experiences. ये वही लोग हैं जिनको आसान तरीके से काम नहीं चाहिए, जो दिमाग लगाना चाहते हैं, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room.
आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट, बट नॉट ऑल डे। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद कभी न्यूज देखते हैं, कभी क्राइम पेट्रोल देखते हैं, अलग अलग तरह के शो देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हर रोज, हर दिन और हर वक्त देखे जा सकते हैं। हर चीज का एक समय होता है, एक क्वांटम होता है, एक लाइकिंग होती है। मेरा भी बस यही है। मुकुंद पूछता है, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? सर, आपको लगता है कि आपकी बुक मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी इसलिए बेस्टसेलर बनी? उम्बर्तो एको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, शायद, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। एक और कहानी सुनाता हूं। Because I often tell stories like a Chinese wise man, my American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. मेरी बुक के लिए मेरी पब्लिशर ने कहा तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ेंगे बहुत कम लोग, तो हम 3,000 कॉपीज ही छापे और उसी का एडवांस दिया। लेटर ऑन मेरी बुक इतनी पॉपुलर हुई कि 20 से 30 लाख कॉपीज बिकी। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is mystery. Nobody can predict it. I think if I had written The Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. किताबों का चल जाना एक मिस्ट्री है। आज से 10 साल पहले लिखी होती या 10 साल बाद लिखता तो शायद ये बुक नहीं चलती। टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई किताब हिट हो जाएगी ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सत्य है बेटा, आप सोच के देखिए, कई सारी फिल्में हैं जो समय से पहले रिलीज हो गई, ये समय के बाद रिलीज हुई तो उनकी वैल्यू खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट के ऊपर बनी मूवी 83, जब आज से 2 साल पहले रिलीज होने वाली थी तो सबको लगता था 300 करोड़ कमाएगी। आज हम देख सकते हैं वो मूवी इतनी नहीं चली। समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एवरीवन।